और आज की सबसे बड़ी हेडलाइन की मिडिल ईस्ट में भड़की जंग के बीच एशिया से टेंशन बढ़ने वाली खबर है। नॉर्थ कोरिया ने जापान की दिशा में बैलिस्टिक मिसाइल दागी, दुनिया की चिंता बढ़ी क्योंकि जैसे ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक्शन लिया गया तो सवाल उठा, क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक बैक टू बैक वॉर फ्रंट खुल रहे हैं और यह किसी वैश्विक संघर्ष की आहट है। खाड़ी की जंग के बीच नॉर्थ कोरिया की एंट्री, नए वॉर फ्रंट से बजी खतरे की घंटी। मिडिल ईस्ट में युद्ध और भीषण होता जा रहा है। 15 दिनों से बारूदी वार पलटवार जारी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका आमने सामने है तो दूसरी तरफ एशिया में भी नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग, दूसरी तरफ एशिया में टेंशन। इस हालात में सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया धीरे धीरे अगले वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो जापान के समुद्री इलाके में जाकर गिरी, जिससे किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। सवाल नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और साउथ कोरिया 9 मार्च से 19 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन सैन्य अभ्यासों को अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी बताता रहा है। इससे पहले भी किम जोंग उन ने अपने नए युद्धपोत से क्रूज मिसाइल परीक्षण की निगरानी की थी। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। इस जंग में अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। खाड़ी के कई देश भी अमेरिका के साथ हैं। वहीं ईरान को कई एंटी अमेरिका गुटों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में ईरान पर अमेरिकी हमले की कड़ी आलोचना की थी। यही वजह है कि अब इस पूरे संघर्ष को एक बड़े वैश्विक टकराव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी मिडिल ईस्ट में जंग के बीच रूस और चीन का स्टैंड क्लियर नहीं है। दोनों ही देश ईरान के सहयोगी देश हैं। ये दोनों देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन वैश्विक शक्ति संतुलन में इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक खुल रहे वॉर फ्रंट चिंता का सबब बन चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जंग, एशिया में मिसाइल परीक्षण और महाशक्तियों के बीच बढ़ते टकराव के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया धीरे धीरे नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। हालांकि फिलहाल ये संघर्ष अलग अलग क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन बड़े देशों के बीच ये टकराव किसी भी वक्त बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब सवाल ये कि नए वॉर फ्रंट खुलने से वर्ल्ड वॉर का खतरा कैसे, तो उसकी वजह जरा समझिए। 1960 की सुरक्षा संधि की गारंटी, ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी के तहत अगर जापान पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए उस ट्रीटी के तहत बाध्य है। सीधी सैन्य मदद का वायदा भी है और किसी भी सशस्त्र हमले के हालात में अमेरिका अपनी सेना और संसाधनों के साथ जापान के साथ खड़ा रहेगा। ये ट्रीटी में मेंशन है। जापान की आत्मरक्षा बल के साथ समन्वय, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी JSDF और अमेरिकी सेना मिलकर के जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार करती है और जापान में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी करीब 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। साझा सैन्य ठिकाने यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस की कई बेस जापान के अंदर हैं, जो किसी भी खतरे पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से तैयार है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया, और दावा यह कि अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में ईरान के रणनीतिक खार्ग आइलैंड पर मौजूदा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। अब पहले जरा यह समझिए कि ये खार्ग आइलैंड क्या है, कहां है, इसका ऑयल टर्मिनल क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दरअसल खार आइलैंड ऑयल टर्मिनल है और ईरान के लिए पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। यहाँ एक टी जेटी भी है और इस द्वीप को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। लेकिन निशाना क्यों बनाया गया, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यही छोटा सा द्वीप ईरान के करीब 90% कच्चे तेल के निर्यात का केंद्र माना जाता है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की 1988 से अमेरिका की लगातार नजर थी। इसी द्वीप पर पाइपलाइन से ईरान का कच्चा तेल पहुंचता है। करोड़ों बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है। रोजाना 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। बड़े टैंकर से दुनिया भर में तेल की सप्लाई यहीं से होती है। ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है और इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बेहद ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में जंग विध्वंसक होती जा रही है।
ट्रंप ने कसम खाई है कि जब तक ईरान की रीढ़ नहीं तोड़ देंगे वो चुप नहीं बैठेंगे। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिस पर ईरान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड पर मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ट्रंप ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी, लिखा कि यूएस सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में इतिहास के सबसे बड़े अभियान को अंजाम दिया। ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोका गया या फिर हॉर्मुज में दखल की कोशिश की तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को चेतावनी दी हो। इससे पहले भी वो ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकी दे चुके हैं। ईरान की हॉर्मुज से ज्यादा अमेरिका की नजर खार्ग आइलैंड पर है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान का छोटा सा खार्ग द्वीप इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया केंद्र है। खबर तो ये भी है कि अमेरिका और इजराइल इस रणनीतिक द्वीप पर कब्जा करने की संभावना पर चर्चा कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस द्वीप पर कब्जा करने का विचार बिल्कुल नया नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 40 साल पहले यानी 1988 में भी इसी तरह की मंशा जाहिर की थी। तब से ईरान के ब्लैक गोल्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, क्योंकि इसे ईरान की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है, जो तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ से 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। खार्ग द्वीप पर 3 करोड़ बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है। यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। रोजाना 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग होती है। खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के लिए बहुत अहम है। ये देश का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। अगर इस द्वीप को नुकसान पहुंचता है या बंद हो जाता है तो ईरान के तेल निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अमेरिका ने वहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, जबकि खार्ग आइलैंड पर मौजूद कच्चे तेल भंडार को निशाना न बनाने का दावा किया। ईरान की मीडिया ने भी इसका दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमले में किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान आइलैंड पर 15 से ज्यादा धमाके हुए, कई जगह से धुआं उठता देखा गया। बताया गया कि अमेरिका ने यहां सैन्य ठिकानों, जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर, हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया। यानी अब लड़ाई और आगे बढ़ चुकी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकते रोकते अब जंग तेल पर आ गई है। यही वजह है कि अमेरिका का अब अगला टारगेट हॉर्मुज के साथ खार्ग द्वीप भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अमेरिका और इजराइल के हर वॉर का ईरान बारूदी पलटवार कर रहा है। ईरान अकेले दम पर युद्ध को 15वें दिन तक ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब रहा। लेकिन अब सवाल यह कि ईरान के पीछे ऐसी कौन सी ताकत, वो कौन सी रणनीति है जो युद्ध के मैदान में ईरान को हारने नहीं दे रही है? वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा तरीका है जो ईरान के पास है? इस रिपोर्ट में उसका उत्तर मैं दिखाता हूं। इस जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइलें और ड्रोन। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में तबाही मचा दी। हमलों की 47वीं लहर में ईरान ने जो बारूदी कहर मचाया वो आपके सामने है। सेंट्रल इजराइल में ईरान की मिसाइलों ने बर्बादी की जो लकीर खींची, उसकी तस्वीर देख लीजिए। नेतन्याहू के देश में ईरान ऐसा पलटवार कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ईरान की मिसाइलों की गूंज को तेल अवीव से लेकर पूरे खाड़ी देश तक सुना जा सकता है। आज सुबह बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर ईरान ने एक बार फिर ट्रंप को चैलेंज कर दिया। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईरान की मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन के ठिकाने को भेद ना पा रहे हों।
अमेरिकी एयरबेस जल रहे हैं, यूएस एम्बेसी पर हमले हो रहे हैं, तेल अवीव में बर्बादी का मंजर है। ईरान की ड्रोन ताकत से डरा अमेरिका। ईरानी मिसाइल पावर के सामने बेबस ट्रंप। ये दो तस्वीरें अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती हैं। ये ईरान का वो किला है जिसे अभी तक ट्रंप और नेतन्याहू के भारी भरकम हथियार भी नहीं भेद पाए हैं। इन्हीं ड्रोन और मिसाइलों के दम पर ईरान अभी तक जंग में टिका हुआ है। इन्हीं बंकरों से निकल रहे ड्रोन और मिसाइल अमेरिका और इजराइल में बारूद की बारिश कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने ईरान को यह हथियार हारने नहीं दे रहे। शाहिद 136 इसे कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। लक्ष्य के ऊपर मंडराकर सीधे विस्फोट करता है। लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज बताई जाती है। कीमत कम है लेकिन दुश्मन के ठिकाने पर घाव गहरा करता है। अर्श 2 ये लंबी दूरी की आत्मघाती ड्रोन है। बड़े और दूर के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसे ईरान का सबसे लंबी दूरी वाला अटैक ड्रोन माना जाता है। शाहिद 129 ये लड़ाकू ड्रोन है जो मिसाइल और बम ले जा सकता है। लगभग 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। निगरानी और हमले दोनों काम कर सकता है। मोहजर 6 ये मिसाइल और स्मार्ट बम ले जाने वाला ड्रोन है। निगरानी और सटीक हमले के लिए ईरान इसका इस्तेमाल करता है। ये ड्रोन इतने घातक हैं कि इनका तोड़ अमेरिका नहीं ढूंढ पाया है और यही वजह है अमेरिका को ईरानी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए 10,000 इंटरसेप्टर ड्रोन मिडिल ईस्ट में भेजने पड़े हैं। ये इंटरसेप्टर ड्रोन ईरानी ड्रोन हमलों को रोकने के लिए तैनात किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। आसमानी हमलों के बाद अब अमेरिका ने हॉर्मुज में 2500 अपने मरीन कमांडोज को डिप्लॉय कर दिए और कहा जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस करके अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, कुछ उसी तरह का बड़ा ऑपरेशन ईरान में भी हो सकता है। शायद वैसा जैसा सद्दाम हुसैन के साथ भी किया गया था। हॉर्मुज में उतरे अमेरिका के मृत्युदूत, ईरान के खिलाफ समंदर में यूएस की किलेबंदी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इजराइल अमेरिका का तनाव चरम पर। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ब्लॉक। यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ईरान के खिलाफ अब समंदर से जमीन पर कार्रवाई के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया, जो खाड़ी में जारी तनाव के बीच मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को संकट की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रखा जाता है। ये समुद्र से हमला करने, आपातकालीन सैन्य अभियान चलाने और अस्थिर क्षेत्रों में तेजी से समर्थन देने में सक्षम होते हैं। लेकिन इससे हटकर भी इनकी कई खासियत है जो बताती है कि समंदर के खरे पानी में जब ये उतरते हैं तो क्यों इतने खतरनाक हो जाते हैं। जमीन पर हमला करने में सक्षम होते हैं। दुनिया में कहीं भी जल्दी तैनात किए जा सकते हैं। आतंकवाद विरोधी और गुप्त मिशनों में महारत हासिल होती है। आधुनिक हथियार और हाईटेक उपकरणों से लैस होते हैं और हर तरह की लड़ाई के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह के हालात में अपनी मरीन कमांडो यूनिट को मैदान में उतारा। दुनिया को आज भी साल 2011 का वो स्पेशल ऑपरेशन याद है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। उस ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी के स्पेशल कमांडो ने रातों रात पाकिस्तान में घुसकर मिशन को अंजाम दिया था और अब कुछ वैसे ही रणनीति ईरान के खिलाफ भी बनाई जा रही है। मरीन कमांडो यूएस के नेवी के साथ मिलकर हॉर्मुज से तेल के जहाजों को स्कॉट तो करेगा ही, साथ ही मौका और इशारा मिलने पर ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन भी कर सकती है। दो नाम जरा जहन में उतार लीजिए, शिवालिक और नंदा देवी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारी तनाव है, लेकिन इसी बीच उसी समुद्री रास्ते से भारतीय वायुसेना की निगरानी में हिंदुस्तान की ओर ये दोनों शिप सुरक्षित निकल आए और 2 दिन तक भारत पहुंचे। इस ऑपरेशन में कूटनीतिक स्तर पर बड़ी कोशिशें हुई और तब जाकर शिवालिक और नंदा देवी के लिए राह आसान हुई। दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन जहां से होता है करीब 20% तेल का कारोबार, लेकिन पिछले कई दिनों से यही रास्ता मिडिल ईस्ट युद्ध का सबसे बड़ा रिस्क जोन बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और समुद्र में हर जहाज पर हमले का खतरा मंडराने लगा। ऐसे हालात में भारतीय शिपिंग कंपनी के 2 जहाज
शिवालिक और नंदा देवी इसी खतरनाक रास्ते से स्पेशल मिशन पर निकले। इन जहाजों पर हजारों टन गैस टैंकरों में लदी हुई थी, लेकिन समुद्र में मिसाइल हमलों और ड्रोन अटैक के खतरों के बीच इन दोनों जहाजों ने सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया और अगले 2 दिनों के अंदर भारत पहुंचने वाले हैं। यानी मौत के दरिया को पार कर भारत की ओर बढ़ चले हैं ये दोनों जल योद्धा। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने वाले शिवालिक की खासियत को जान लीजिए। जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने वाला पहला शिप मिशन के दौरान इंडियन नेवी की सुरक्षा जिसको मिली, इसकी खासियतें क्या हैं जरा आप वो जानिए। शिवालिक ये एक VLGC यानी वेरी लॉन्ग गैस कैरियर है। 40 से 55 हजार मेट्रिक टन LPG ले जाने की क्षमता है। लंबाई लगभग 225.28 मीटर और चौड़ाई लगभग 36.6 मीटर। स्पेशल क्रायोजेनिक टैंक और सुरक्षा सिस्टम से लैस उन्नत नेविगेशन सिस्टम, रडार और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। फिर नंदा देवी जो कि दूसरा है। शिवालिक ने जैसे ही हॉर्मुज को पार करने में पहली सफलता हासिल की, उसके बाद नंबर आया नंदा देवी का, जिसे इस मिशन के दौरान इंडियन नेवी की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कराया गया। अब मैं आपको दूसरे शिप नंदा देवी की खासियत बताता हूं। नंदा देवी भारत का एक बड़ा LPG टैंकर जहाज है। लंबाई लगभग 227 मीटर और चौड़ाई लगभग 36.6 मीटर। करीब 40,000 मेट्रिक टन LPG ले जाने की क्षमता है। मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है और भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है नंदा देवी। इस स्पेशल ऑपरेशन के पीछे भारत की हाई लेवल कूटनीति भी काम कर रही थी। भारत पिछले कई दिनों से इन कोशिशों में लगा था कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत की ईंधन आपूर्ति पर ना पड़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ईरान के विदेश मंत्री से संपर्क में रहे। दोनों देशों के नेताओं के बीच 4 दौर की बातचीत हुई और आखिरकार ईरान ने भारत के जहाजों को सुरक्षित गुजरने की मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद सावधानी से पूरा कर लिया गया। भारत के दोनों जहाज अब हॉर्मुज पार कर चुके हैं और अगले 2 दिनों में भारत पहुंचने की भी उम्मीद है। हालांकि मिशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 20 से ज्यादा भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद हैं और उन्हें सुरक्षित निकालना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल शिवालिक और नंदा देवी को सुरक्षित निकलना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि जिस रास्ते को दुनिया आज मौत का दरिया मान रही है, वहाँ से भारत के दोनों जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच मिडिल ईस्ट में जंग और भारत में LPG की किल्लत की अफवाह से लोग लंबी कतारों में, गैस खत्म हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी, इस अफवाह और टेंशन की वजह से लोग अब नए विकल्पों की तरफ भाग रहे हैं, उनकी कोशिशें कर रहे हैं। इसी की वजह से मार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन चूल्हे की मांग अचानक बढ़ गई। हाई डिमांड की वजह से कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और दुकानों में इंडक्शन चूल्हा आउट हो चुका है। ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। हाँ, बिक रहे थे 2-4 पीस, अब बिक रहे हैं 20 पीस 25 पीस, तो इसलिए माल की शॉर्टेज कंपनियों में भी हो गई, माल नहीं मिल पा रहा कहीं। पहले सिलेंडर, अब इंडक्शन, अफवाह ने बढ़ाई टेंशन। इसकी वजह है अफवाह और जमाखोरी। मिडिल ईस्ट जंग के बीच आपदा में अफसर खोजने वालों ने हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया। गैस सिलेंडर के लिए लोगों को टेंशन में डाल दिया। नतीजा हुआ कि सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगने लगी। आगे दिक्कत ना हो इसके लिए लोग धड़ाधड़ सिलेंडर बुक करने लग गए और इसी वजह से अचानक डिमांड बढ़ गई। गैस सिलेंडर को लेकर अफवाह के बाद अब बाजार में इंडक्शन चूल्हों की भी किल्लत शुरू हो गई है। अचानक डिमांड बढ़ने से इंडक्शन का पुराना स्टॉक खत्म हो गया है। जिन दुकानों में इंडक्शन मिल भी रहे हैं तो दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं। लखनऊ, इंदौर, पटना या अमेठी, चाहे शहर कोई भी हो, हालात ऐसे बन गए हैं जो दुकानदार पहले हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 इंडक्शन बेच पाते थे, अब उनके यहाँ रोजाना 8 से 15 तक इंडक्शन बिक रहे हैं। खासकर होटल और ढाबा संचालक कमर्शियल LPG गैस के विकल्प के लिए इंडक्शन खरीद रहे हैं। इंडक्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रहे, मतलब जहाँ बिक रहे थे 2-4 पीस, अब बिक रहे हैं 20 पीस 25 पीस, तो इसलिए माल की शॉर्टेज कंपनियों में भी हो गई, माल नहीं मिल पा रहा कहीं। ऑल पर्पज इंडक्शन मांग रहा है और पीछे माल की शॉर्टेज बहुत है। और दूसरी ये कि ये जहाँ बिकते हैं 4-5 पीस, अब बिक रहे हैं 20 पीस 50 पीस एक दिन में। लखनऊ में इंडक्शन चूल्हे की मांग लगातार बढ़ रही है।
जिसके चलते इनकी शॉर्टेज होने लगी है। पहले एक दुकान में दिन भर 4 से 5 चूल्हे बिकते थे, अब हर रोज 50 से भी ज्यादा बिक रहे हैं। तो मैं इंडक्शन दिखा दूं, कई तरीके के जो इंडक्शन है वो बाजार में है। और सबसे ज़रूरी ये है कि बिजली जो है कि बिजली जिसमें कम हो, लोग इस तरीके के इंडक्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें बिजली की खपत भी कम हो। ये आप देखिए यहाँ पे लोग थोक में भी इंडक्शन जो है अपनी दुकानों और अपने घरों के लिए खरीद के ले जा रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे जो इंडक्शन की खरीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो इंडक्शन हीटर की मांग 90% तक बढ़ गई है। लोग इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मोबाइल, टीवी, एसी या फ्रिज नहीं बल्कि इंडक्शन खरीदने पहुंच रहे हैं। जो इंडक्शन डिस्प्ले में सबसे पीछे रखे जाते थे वो फ्रंट डिस्प्ले पर आ गए हैं। इंडक्शन चूल्हों की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। अब अलग अलग दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग इंडक्शन चूल्हे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, किस तरह से अब जो लोग हैं वो इंडक्शन चूल्हों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लोग इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, हम भी 2-3 दिन से ये सब चीजें देख रहे हैं कि काफी डिमांड आई है इंडक्शन और इंफ्रा को लेके, और डिमांड जनरेट हो गई है और स्टॉक अवेलेबिलिटी बहुत कम मिल पा रही है। उधर पटना में भी हाल कुछ ऐसा ही है। गैस सिलेंडर की कमी और ब्लैक मार्केटिंग के बाद लोग मजबूरन उसका विकल्प तलाशने लगे हैं। सरकार बार बार देश में गैस सिलेंडर की कोई कमी ना होने का दावा कर रही है, लेकिन अफवाह के चलते लोगों में खलबली मची है। कोई गैस सिलेंडर के लिए दौड़ रहा है तो कोई इंडक्शन चूल्हे के लिए। पटना की ये तस्वीर देखिए, जहां एक सिलेंडर के लिए लगी लाइन बकायदा 1 किलोमीटर तक पहुंच गई। सैकड़ों लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए, इस उम्मीद में कि सिलेंडर मिल जाएगा। वहां मौजूद लोगों से जब हमने बातचीत की तो बताया कि वो अफवाह सुनने के बाद यहां पहुंचे हैं। हम आपको दिखाते हैं ये कतार, ये आप देख लीजिए सिलेंडर के साथ लोग यहाँ सुबह 5 बजे से कतार में हैं, और ये कतार इतनी लंबी है कि इसमें जो लोग खड़े हैं आप देख लीजिए, सारे लोग अपना सिलेंडर के साथ खड़े हैं। हम लोग 3 बजे से खड़े हैं। 3 बजे से खड़े हैं। क्या आपको कितना सिलेंडर है आपको अलॉटमेंट? 2। आपके पास एक है? एक है तो लगा हुआ है, खाली हुआ है तो ले आए हैं। आपको कितना सिलेंडर मिला हुआ है? अब 12 सिलेंडर। आपको कितना सिलेंडर है घर में? 2 है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें लखनऊ में भी देखने को मिली हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि कोई कमी नहीं, तब भी सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए थे। घरेलू सिलेंडर के लिए यहाँ पर एजेंसी के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में तो तमाम लोग हैं जो इस एजेंसी के बाहर खड़े हैं। गैस सिलेंडर चाहिए लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। खाना कैसे नहीं बन पाए, जब सिलेंडर नहीं है तो खाना कैसे बनाते? चाय वाय बनाते तो कागज जला के बनाते हैं। बुकिंग है आपकी? नहीं, बुक नहीं हो रहा है। बुक हो ही नहीं रहा है। नहीं। फिलहाल सरकार के पास 25 से 30 दिन का स्टॉक मौजूद है। साथ ही लगातार तेल गैस की नई खरीदारी भी की जा रही है। साथ ही ईरान ने भारत के 2 एलपीजी टैंकर को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है। यानी मिडिल ईस्ट जंग की वजह से भारत में गैस की जो थोड़ी कमी होने की आशंका थी वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। लिहाजा जरूरी है कि लोग अफवाह पर नहीं, सरकार पर भरोसा रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने अब तक युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका जैसे ही सुपर पावर को टक्कर दी, उससे हर कोई हैरान है। अभी तब जब पहले ही हमले में उसके सुप्रीम लीडर मारे गए। अब जबकि ट्रंप और नेतन्याहू परेशान हैं तो ट्रंप ने आरोप लगाए और आशंका ये जाहिर की कि हम युद्ध में ईरान अकेला नहीं बल्कि उसके साथ ब्रेन पुतिन का। ईरान की दनादन मिसाइलें इजराइल और पूरे खाड़ी देशों को धुआं कर रही हैं। अमेरिकी एयरबेस पर बम बरस रहे हैं। तेल अवीव में आग लगी हुई है। ट्रंप के किसी भी हथियार और धमकी का असर ईरान पर नहीं पड़ रहा। युद्ध को आधा महीना बीत गया लेकिन तब भी ईरान के सरेंडर की कोई आस नहीं दिखती। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या ईरान के पीछे कोई बड़ी ताकत है? क्या ईरान के साथ एक और सुपर पावर अमेरिका से लड़ रहा है? ये सवाल खड़े हुए खुद ट्रंप के बयान से, जिसमें उन्होंने साफ बता दिया कि ईरान की ताकत कोई और नहीं बल्कि पुतिन है। इससे पहले भी अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ईरान को रूस अमेरिकी एयरबेस की सटीक जानकारी दे रहा है। जिसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है। इस युद्ध में पुतिन की भूमिका को लेकर कई संकेत हैं। हालांकि सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले 15 दिन में जो हुआ वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएस इजराइल हमलों की कड़ी निंदा की। अली खामेनेई की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।
नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को संदेश भेजकर समर्थन का भरोसा दिया। पुतिन ने राष्ट्रपति पेजेश्किन से फोन पर बात की। ईरान का सबसे शक्तिशाली उपग्रह खयाम भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगस्त 2022 में रूस की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट 1 मीटर के हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। रूस और ईरान के बीच सैन्य समझौता भी है। रूस ईरान को फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम, खुफिया और सैन्य तकनीक देता रहा है। ईरान और रूस पुराने साथी हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की मदद की थी। यूक्रेन के अब तक के युद्ध में टिके रहने की वजह अमेरिका और नेटो देश हैं। ऐसे में माना जा रहा है ईरान को मदद कर पुतिन अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका से बदला ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक प्लान रखा। इस फॉर्मूले के मुताबिक ईरान का एनरिच यूरेनियम रूस को सौंप दिया जाए। दावा यह था कि इससे न सिर्फ परमाणु संकट टल सकता है बल्कि जंग भी खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल ही कि अगर ये इतना आसान रास्ता था तो अमेरिका ने इसे ठुकराया। जंग रोकने का पुतिन फॉर्मूला ट्रंप को क्यों नहीं रास आया? ईरान के यूरेनियम पर प्रस्ताव, रूस अमेरिका में बढ़ेगा तनाव। मिडिल ईस्ट में पिछले 15 दिनों से जंग जारी है और इसकी वजह है परमाणु डर, क्योंकि अमेरिका और इजरायल का आरोप है कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। इसी शक के आधार पर अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के निशाने पर नतांज, इस्फहान और फोर्डो, यानी वो 3 जगह जहां पर ईरान यूरेनियम को इनरिच करता। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 440 किलो यानी 60% इनरिच्ड यूरेनियम था। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इस यूरेनियम को और इनरिच किया जाए तो इससे लगभग 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसी डर से अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार डाला, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग की आग धधकने लगी। लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात कर एक अहम प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव था ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी अगर यूरेनियम ईरान से बाहर चला जाएगा तो परमाणु हथियार बनाने का खतरा कम हो जाएगा और जंग की वजह भी खत्म हो सकती है। ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच तेहरान के अस्पताल से सामने आया एक रहस्यमयी वीडियो। वो वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। दावा यह कि भारी सुरक्षा के वाले इसी अस्पताल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का इलाज चल रहा है। लेकिन अगर अस्पताल इतना सुरक्षित है तो वीडियो बाहर कैसे आया? क्या ईरानी सुरक्षा तंत्र में कोई बड़ी सेंध लगी है या मोसाद की पहुंच तेहरान के अंदर तक हो चुकी है? तेहरान से सामने आई इस वायरल वीडियो ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में एक अस्पताल का लंबा गलियारा दिखाई दे रहा है जहां भारी हथियारों से लैस कमांडो तैनात हैं। हर कोने पर सुरक्षा गार्ड खड़े हैं और माहौल ऐसा है मानो अस्पताल नहीं बल्कि कोई सैन्य मुख्यालय है। बताया जा रहा है कि अस्पताल तेहरान में है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC चलाती है। इस अस्पताल का इस्तेमाल आम नागरिकों के लिए नहीं बल्कि उच्च सैन्य अधिकारियों और सरकारी VIP के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके लिए इस अस्पताल में इतनी सुरक्षा है? क्या मुस्तफा खामेनेई का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस वीडियो को वायरल किसने किया? सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुए एयर स्ट्राइक में मुस्तफा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उनके शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है और उन्हें राजधानी तेहरान के एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। तो क्या इसी अस्पताल में मुस्तफा खामेनेई का इलाज चल रहा है? अगर अस्पताल के अंदर इतनी सख्त सुरक्षा है तो फिर यह वीडियो बाहर कैसे आया? क्या अस्पताल के अंदर किसी ने गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग की? क्या ईरानी सुरक्षा तंत्र के भीतर कोई बड़ी चूक है या फिर मोसाद का कोई एजेंट मुस्तफा तक पहुंच चुका है? क्योंकि अगर सचमुच ऐसा है तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की जान भी खतरे में हो सकती है और ईरान की सत्ता में एक बार फिर कोई बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट जंग के बाद अब आपको नए वॉर फ्रंट की ओर ले चलते हैं। जंग अघोषित तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच।
मुनीर आर्मी ने तालिबानी फौज को कमजोर समझकर रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक की, लेकिन अफगान फोर्स ने ऐसा पलटवार किया कि मानो पाकिस्तान की फौज को उसके घर में मारा गया। ये 2 तस्वीरें देखिए। अफगानिस्तान पर हमला करके उसे युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश की तो अब डर से शांति शांति चिल्ला रहा है, मिडिल ईस्ट में शांति की अपील कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर जंग लंबी चली तो भीख उसको कहीं से नहीं मिलेगी। तालिबान का बदला, पाकिस्तान दहला। जो तालिबान फोर्स अब तक बॉर्डर पर पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर रही, मुनीर की सेना को पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर कर रही, अब वो सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को टारगेट कर रही। पाकिस्तान आर्मी ने रात के अंधेरे में कंधार समेत अफगानिस्तान के कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन की बरसात, तो तालिबान ने सिर्फ 24 घंटे में इसका बदला ले लिया और मुनीर आर्मी को ऐसा जवाब दिया कि इस्लामाबाद समेत कई शहरों में हाहाकार मच गया। ड्रोन अटैक से कई शहर धुआं धुआं हो गए।